अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाजरीन, पंजाब के बाद केपी असेंबली भी तहलील कर दी गई और वजीर आला की समरी पर गवर्नर केपी ने दस्तखत कर दिए। निगरान हुकूमत के क़याम तक वजीर आला जो हैं वही फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लेकिन जो बात सामने आई है वो ये है कि गवर्नर साहब कह रहे हैं, गुलाम अली साहब ये फरमा रहे हैं कि कौम का वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने समरी पर दस्तखत कर दिए, कौम का वक्त बचा लिया, लेकिन मामलात को ठीक करने के लिए आखिरकार सबको एक मरतबा तो बैठना ही पड़ेगा। जब तक बैठकर बात नहीं करेंगे मामलात का हल नहीं निकलेगा। इन सब पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ बीजे मीर सर मौजूद हैं, नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, मैं चाहूंगी कि आप बता दें कि क्या निगरान सूबाई हुकूमतों का क़याम और इंतखाबात अपने वक्त पर हो पाएंगे? ये हालात पे मुनहसर है सारा मामला। आइन के अंदर तो बहुत वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है कि जब एक हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे। असम्बली जब तोड़ दी जाए उसमें भी यही सूरत हाल है आपके सामने। तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए, लेकिन जिस तरह के हालात मुल्क में बनते जा रहे हैं और हमने देखा है कि एक बहुत अहम मामला बार बार डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि एक आइनी इदारे ने ही यानी कि मुश्तरका मफादात कौंसल ने ये फ़ैसला किया था इमरान खान साहब की सरबराही में, और चारों सूबाई हुकूमतें भी उसमें शरीक थी, इनपुट थी उनकी, अहम वजारतें भी उसमें शामिल होती हैं उसके स्ट्रक्चर में। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि अगले आम इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। ये एक मामला बहुत अहम है। इसके अलावा जो मुल्क के मुआशी हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अब वो सूरत हाल किधर जाएगी। फिर KPK के अंदर हमने देखा है कि टेररिज्म के अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि बलूचिस्तान बॉर्डर पे भी एक वाक़या हुआ है ईरान के साथ। तो सूरत हाल कुछ पेचीदा भी है। तो तवक्को ये की जानी चाहिए कि इलेक्शन टाइम पर हों। अब हमने देखा है कि JUI तो कम अज़ कम KPK की हद तक और बलूचिस्तान के हद तक बहुत मुतहर्रिक है। JUI ने वहाँ काम शुरू किया हुआ था। आज जिस बयान का हवाला आपने गुलाम अली साहब का दिया, जो गवर्नर हैं KPK के, उन्होंने एक साथ एक जुमला भी कहा है कि मैं नहीं चाहता था कि कौम का मज़ीद वक्त ज़ाया हो। यानी कि वो अपनी तरफ से ये वाज़ेह कर रहे हैं कि हम या हमारी जमात, गुलाम अली साहब का ताल्लुक JUI से है, मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ जिन्हें बाप को इल्म नहीं है। तो उन्होंने क्लैरिटी से कह दिया है कि हम तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मौलाना फजल रहमान वहाँ कंपेन चला रहे हैं। सिंध के अंदर आपने देख लिया है, मैंडेट वाज़े आ गया कि पूरे सिंध का मैंडेट किसको हासिल है, और कराची का मैंडेट भी स्प्लिट हुआ है तो दो जमातों के दरमियान हुआ है, वो भी आपके सामने आ चुका है। बलूचिस्तान में भी आपने देख लिया है कि किस तरह के हालात बने हैं। तो लेकिन जहाँ तक ये दो सूबों के अंदर इलेक्शन की बात है तो ये मामला अब जाहिर है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जहाँ इंटरम सेटअप बन जाए, ये मरला बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही सारा निज़ाम आगे जाएगा। तो पंजाब के अंदर तो हमने देख लिया कि मामला कंट्रोवर्सी में है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, वहाँ भी इत्तेफाक ना हुआ तो फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। ठीक है। KPK के अंदर जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था, गवर्नर साहब ने भी यही कहा है कि मैं तवक्को करता हूँ कि अकरम दुरानी साहब, महमूद खान साहब दोनों बैठ के इस मामले का एक हल निकाल लें यहीं पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आइडियल तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए, लेकिन एक आइनी इदारे का एक फैसला भी मौजूद है, आगे मुल्क के हालात भी हैं। तो ये सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई कि एतजाज़ अहसन जैसा जो हार्ड कोर सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के हैं तो पीपल्स पार्टी में, आज उन्होंने भी कह दिया है कि गालिबन इमरान खान साहब गलती कर गए। पीजे सर, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आपको क्या लगता है? परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि 3 माह में इंतखाबात होंगे और ये जनरल इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात का मुतालबा अवाम कर रही है, होगा क्या? आप क्या समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल है कि ये 3 महीने के अंदर इंतखाबात होंगे। आज आपको एक इंडिकेटर मिल गया है कि जब उनके जो 35 और जो इस्तीफे हैं वो मंजूर कर लिए हैं, और ऑब्वियसली उनका एक प्लान था PTI का कि अंदर अगर वापस आते, अगर क्वेश्चन मार्क, तो फिर वो नो कॉन्फिडेंस लेके आते, लेकिन वो भी आपका एक रूट है वो बंद हो गया। सो बेसिकली आपको एक बड़ा एक फर्म मैसेज मिल गया है, दिस गवर्नमेंट इज हियर टू स्टे। और ये जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे, आई डोंट थिंक अगर इलेक्शन होते या होते तो आपके पास ये जो ये रेजिग्नेशन के जो इस्तीफे इन्होंने मंजूर किए ये ना होते। अब बात आती है कि आपने आगे चलना क्या है। देखें, जिस तरह अभी आपने रेफरेंस किया गवर्नर का, वो आप तो सारे मिलके पाकिस्तान का वक्त जाया कर रहे हो। कोई कहता है कि हंगामे होंगे, 1000 रुपए दाल होगी, पेट्रोल कितने का चला जाएगा। तो आप तो एक जो बातें कर रहे हो बड़ी डेंजरस बातें हैं, और ये डेंजरस बातें नहीं होनी चाहिए। और ये जो भी स्पेकुलेशन फैला रहा है, इसके हमारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत हैं।
जो मर्जी, वेदर ये गवर्नमेंट वापस आती है या नई गवर्नमेंट आती है, आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भाग जाएगा, और लिटरली भाग गया है। आपका पाउंड कहां चला गया, डॉलर कहां चला गया, आपकी बाइंग पावर खत्म हो गई है। दुकानें जाकर लें, वो बेच ही नहीं सकते कुछ। इनकम टैक्स आप कहां से लेके आएंगे, एफबीआर को पैसे कहां से देंगे, इनको सबको इलेक्शंस की पड़ी हुई है। और भाई मैं तो कहता हूं कल इलेक्शन कराओ, प्रोवाइजो कि आपके पास वो चीज है कि कल आप आके यू टर्न मार दो कि हर चीज सस्ती हो गई है और आवाम खुश है, आवाम के दांत बंद हो गए, सर्दी से लोग मर गए और आप इलेक्शंस की पड़ी हुई है। खुदा के लिए लोगों का सोचो। ये इलेक्शन जो है ना, इसको बंद करके पाकिस्तान का एक सीजन के लिए सोच ले, एक सीजन के लिए सोच ले, बाकी आगे जो मर्जी करते रहे, लेकिन मुल्क को एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे पहले लेके आओ। ये बाकी सब स्मॉल टॉक है, ये कब होगा, वो कब होगा, ये आ जाएगा, फिर ये क्या होगा, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, दैट इज इररेलेवेंट। ठीक है, आप क्या समझते हैं इफ्तिखार साहब, निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, उसके लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की इस्तदा भी कर दी गई है, तो ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है? तो साबिर कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नाम दिए जाएंगे, नामों पे अगर इत्तेफाक नहीं होगा पार्लिमानी कमेटी के पास जाएंगे, पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। ये बातें सारी लिखी हुई हैं, तहरीर तौर पे मौजूद हैं और हमारे और आपके इल्म में है, तो नई बात तो कोई नहीं हो रही यहाँ पे। सर मामला हेडलॉक का ही बना हुआ है। हेडलॉक नहीं है, देयर इज नो हेडलॉक, फाइनल डिसीजन लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो एक नाम अनाउंस कर देंगे और अल्लाह खैर सलाह। अब देखना है कि उन महीनों में जो बात पॉइंट आउट कर रहे हैं पीजे, और जो बात पॉइंट आउट कर रहे हैं इस मुल्क के सरमायादार जो हर वक्त रोते ही रहते हैं, कभी मैंने उनको खुश नहीं देखा, उन्होंने धमकी दे दी है कि हंगामे फूट पड़ेंगे। अगर हंगामे फूट पड़ेंगे तो फिर मामला और हो जाएगा। हंगामों के साथ अगर मैं चौधरी साहब की बात को भी वज़न देता हूँ कि यही तय हुआ था कि इलेक्शन जो हैं वो आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के बाद होंगे। और एक नई चीज़ और हो गई है इस दौरान कि जो नए डिवीज़न बनाए हैं जनाब परवेज़ अली साहब ने, और जो नई तहसीलें बनाई हैं, साफ ज़ाहिर है कि वहाँ पे डिलिमिटेशन का इशू आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी हर किस्म की मनमानी करें। ये कुछ मुश्किलात रास्ते में आ रही हैं कि उस बर वक्त इंतखाब के रास्ते में। और फिर उसके बाद रमज़ान का महीना भी आ रहा है, उसको भी देखना है। मरदमशुमारी अगर होनी है तो कौन सी मरदमशुमारी की बात हो रही है, और जो अख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन के पास इसके डिलिमिटेशन के, वो कैसे इस्तेमाल करेगा, क्या वो 3 महीने में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेगा या नहीं करेगा। तो आइन के मुताबिक चलना ना। मेरी और आपकी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, ख्वाहिश तो है पीटीआई के सुबह ये सब फारग हो जाएं, घर चले जाएं, और जिसका वो कोशिश करते रहे। पहले वो बाहर बैठे रहे, मैंने एशियाई भी कहा था, फिर उन्होंने एक दिन फैसला किया चलो चल के अब कौमी असम्बली में हंगामा करते हैं। उन्होंने 6:30 पे हंगामा करने की सोची, अगर उन्होंने 6:45 पे इस्तीफे ले लिए। इस्तीफे कबूल करने वालों ने भी बड़ी हमाकत की, यानी उन्होंने अपने थीसिस को तबाह कर दिया। उनका थीसिस ये था कि ये हर आदमी फर्दन आए और पेश हो और हम तो इस्तीफे ले लेंगे। लेकिन वो 6:30 की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनको मजबूर कर दिया 6:45 पे वो 35 आदमियों को उन्होंने फ़ारग कर दिया, और फ़ारग कर सकते थे, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये मुतालबा भी स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशन था कि मुझे मुतमिन करो इन पर्सन। लेकिन ये अजीब खेल है। मैंने उनको एक दिन कहा था बच्चों की तरह हैं, जब खेलते थे गुल्ली डंडा वगैरह तो वो झगड़ा हम करते थे, मानते ही नहीं थे कि गुल्ली हमारी उसको लगी है नहीं लगी है, फसाद हो जाता था और एक कहते का सर फट जाता था, फिर बड़े लड़ने आ जाते थे, मामला थाने तक पहुंच जाता था। अगर ये मामला थाने तक पहुंचाने का फैसला कर बैठे हैं तो मैं और जावेद तो मदद नहीं कर सकते। जावेद साहब की राय ले लेते हैं। जावेद साहब, केयर टेकर सेटअप और इंतखाबात क्या अपने वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं? देखें, होने तो वक्त पर चाहिए, जैसे बात हुई है जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर बदकिस्मती क्या है कि पिछले 8-9 महीने की अगर हम सियासत देखें तो हमने अपनी मर्ज़ी का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जिसकी तरफ अभी इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ही का हमें रेफरेंस दिया जाता था, हमारे जैसे तालिब इल्मों को सिखाया जाता था और बताया जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि एक एक करके आएगा तो हम इस्तीफे कबूल करेंगे। तो 9 महीने लगा दिए, तो जब सर पे पड़ी तो अचानक 35 भी कर लिए। तो बुनियादी तौर पे मसला फंसा हुआ है ख्वाहिशात पर, और ख्वाहिशात पर मुल्क नहीं चलते, और जो मुल्क का हाल हुआ है ये ख्वाहिशात की ही नज़र पे हुआ है।
अगर आप आज इलेक्शन डिले करेंगी अपनी ख्वाहिशात पर, तो फिर जो सियासी अनारकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो चुकी है वो फर्दर और बढ़ेगी। अपनी जिद और अना और ख्वाहिशात को खुदा का वास्ता साइड पे कर दें, इस पाकिस्तान और इस कौम का सोचें। इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने, मिल बैठकर मामलात को तय करवाएं। या तो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप सुप्रीम समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि हमने इसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है ना, सुप्रीम है, तो फिर अगर आपने उस पर अमल नहीं करना, अपने ही तरीके से उसके मुताबिक चलना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पर रखें, एक अपनी अपनी मर्जी का नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और उसके मुताबिक मुल्क चलाते रहें। क्योंकि आपको तो कोई असर हो ही नहीं रहा किसी को भी कि मुल्क में इस टाइम $4 अरब के रिजर्व रह गए हैं, मुल्क की मैशत तबाह हाल हो गई है, लोगों के चलती तो रहेगी। इफ्तिखार साहब, भूखा भी चलता रहता है, जब तक 3-4 दिन निकाल जाता है भूखा आदमी, तो इस मुल्क को भी आप भूख के उस दहाने पे मत लगाएं कि ये मुल्क इफ्तिखार साहब के कहीं बाहर ही ना निकल आए हम लोग। इस मामले पर हेडलॉक बरकरार है, लेकिन गवर्नर साहब ने खत लिख दिया है सप्तान खान को और कहा है कि इस पर एक कमेटी तश्कील दे दी जाए, और वो अगर फिर किसी नाम पर इत्तेफाक ना कर सके तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। एक सेकंड ठहरो, मैं इसको एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखो, कभी भी आइन के हवाले से हमने बात नहीं की। रूल्स ऑफ बिजनेस ये कहते हैं कि जिस आदमी ने इस्तीफा दिया ही हैज टू गो पर्सनली टू द स्पीकर। जावेद साहब, ये बहस तो कहीं की रह ही नहीं गई, क्योंकि वो अपने ही बयानी से खुद मुनहरिफ हो गए। लेकिन इसी टेबल पे मुझे चौधरी साहब ने और इफ्तिखार साहब ने समझाया रूल ऑफ बिजनेस, तो आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन का आपने दौर करके अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और कौमी असम्बली की ही सूरत हाल पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। मुल्क की सियासत में जो तब्दीली रोनुमा हुई है वो ये है कि कौमी असम्बली तहलील करने के लिए सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वापस आने का जो ही इशारा दिया, साथ ही 3 अहम ओहदे भी मांग लिए। उस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफ़े, अरकान की जानिब से इस्तीफ़े जमा करवाए गए थे, उनमें से 35 इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डीनोटिफाई भी कर दिया। इफ्तिखार साहब, मैं चाहूँगी कि आप इस पर रहनुमाई फरमा दें कि ये जो 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, इनसे फायदा किसको होगा? मैं आपकी रहनुमाई करते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि ये खेल शुरू की थी पीटीआई ने। उन्होंने इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर रखा था बाहर संभाल के, और मुतालबा कर रहे थे इलेक्शन का। जब उनके सारे मुतालबात नाकाम होते गए तो आखिरी हरबा ये था कि असम्बली में जाओ, रोज़ हंगामा करो अक्टूबर तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते, ताकि सिस्टम और नुकसान उठाए। जैसा कि ये बता रहे हैं कि मार्च में हंगामे हो रहे हैं, तो अंदर जाके असेंबली में उन हंगामों को शायद ये हवा देते। ठीक, और हमारा ये मौक़िफ़ रहा कि स्पीकर ये कहता है कि इस्तीफ़े इनके तब मैं मानूंगा जब वो रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक मेरे सामने पेश होंगे। ना कल स्पीकर अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रहा, और ना ही ये जो जमात है अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रही कि हम इस असेंबली को नहीं मानते, ये चोरों, बदमाशों, लुटेरों, मनी लॉन्डर्स की असेंबली है, हम इसमें बैठने को तैयार नहीं। और बड़े मजे की बात है, उसी में क्या मांग लिया कि हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी रोल दे दो, हमें कमेटियों में भी ले लो। तो दोनों तरफ से जो तमाशा हुआ दुनिया ने देखा, और इस पर मुझे भी अफसोस है कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादतें हैं वो कितनी बोधी हो गई हैं। वो अपनी ज़ात के लिए, अपने जहाज़ों के लिए, हेलीकॉप्टरों की परवाज़ के लिए, अच्छी गाड़ियों के लिए, अच्छे घरों के लिए, अच्छे मुलाजम रखने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसमें मेरा और मेरे महल्ले में रहने वाले गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। इलेक्शन आज हों, इलेक्शन परसों हो जाएं, मुझे नहीं पता कि इन दोनों सियासी जमातों के पास मेरे लिए क्या प्रोग्राम है। दे हैव नॉट टोल्ड मी एनीथिंग कि मेरी तबाही को कैसे ये कम करेंगे। ठीक है जावेद साहब, 35 इस्तीफे जो मंजूर कर लिए गए, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद
70 अरकान अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में मौजूद हैं, तो फिर ये करने से हासिल मौजूद क्या नहीं हुआ? है ना, बाहर हैं, उनके इस्तीफे जमा हुए, ये देखिए क्लियर बात करें, मौजूद नहीं है ना। इफ्तिखार साहब ठीक ने है। मुनीर से जो बात की है ना, बड़ी खूबसूरत बात की है, और वाकई हालात इसी किस्म के हैं कि झूठ और मुनाफकत की सियासत हो रही है। अभी जो आपने बात की कि देखिए इससे ज़्यादा मुनाफकत क्या होगी कि अपनी मर्जी से जब पड़ी अपनी गर्दन पे, तो आपको 9 महीने बाद अचानक याद आया कि चलो 35 कर लेते हैं, 70 अभी रहने देते हैं। बात यह है कि ये कौम जिसकी तरफ अभी इफ्तिखार साहब ने इशारा किया कि ये लोग खेल खेल रहे हैं सियासत का, बुनियादी तौर पे खेल ही खेला जा रहा है। इससे ज़्यादा देखें खेल क्या खेल हो सकता है, मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है कि आप कौम की जिस हालत में ले जा चुके हैं इस 1 साल में सियासत करके, और उसी सियासत में अभी आप एक दूसरे के साथ जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ इमरान खान कहते थे कि मैं असम्बलियों में नहीं जाऊंगा, अब दोबारा उसी असम्बलियों में जाना चाहते हैं। यही हुक्मरान थे, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज शरीफ और ख्वाजा आसफ, तमाम लोग जितनी इनकी सीनियर लीडरशिप है, ये एक दिन असम्बलियां तोड़ दें, सुबह ही हम अगला दिन नेशनल असम्बली तोड़ देंगे और इलेक्शन करवा देंगे। मतलब झूठ बोलना बंद करें। ऑलरेडी पाकिस्तान तबाह हो चुका है, सियासत गंदी हो चुकी है, इसको अब और गंदा मत करें। हमें इफ्तिखार साहब आप तबाही के दहाने पर तो पहुंचा हाँ, दिया ये कह ना, दो, ये तबाही पर तो पहुंचा दिया ना। बात यह है कि सियासत को गंदा मत करें। सियासत पे आज भी हमें यकीन है, कॉन्स्टिट्यूशन जमहूरियत, फिर जब जमहूरियत लपेटी जाती है फिर आप सबको तकलीफ होती है, क्योंकि आज फैसले करने की सलाहियत, पावर, सब कुछ आपके पास है, और आपने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, जो मैं पहले बात कर रहा था, उसके लिए पाकिस्तान को आप कुर्बान कर रहे हैं, मईशत को तबाह कर रहे हैं। इसको आप बंद करें। आप इलेक्शन की तरफ जाना, इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि इलेक्शन के बाद भी इतनी आसानियां नहीं हैं। इस कौम ने अगले 4-5 साल तकलीफ से गुजरना है। सो बराह करम सियासी कशीदगी को खत्म करके मामलात को अफवाम तफहीम पर लेकर जाएं और इलेक्शन करवाएं और जान छोड़ें। जावेद साहब, लेकिन ये सारा मामला खेल का बन चुका है। खेल इमरान खान ने बिल्कुल खेला सही बात है। जब सारे खेल कॉन्फिडेंस का मामला आया, और अब अगर स्पीकर पंजाब असेंबली की स्पीकर कौमी असेंबली ने भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल पेश कर दी है। पहले वो कहते थे असेंबली हमने नहीं तोड़नी, ये कहते थे तोड़े, अब ये कहते हैं हमने नहीं तोड़नी, इमरान खान कहते हैं तोड़े। तो ये खेल खेला जा रहा है कौम के सर, साथ। आप क्या समझते हैं, ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है? मैं तो ये समझता हूँ जी कि ये जो हेड मास्टर है हमारे, ये उनको पता है कि इनके स्टूडेंट्स ऑल अराउंड ये कंफ्यूज्ड हैं। वो हेड मास्टर ही कंफ्यूज हो गए हैं आजकल। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमारे स्टूडेंट्स जा किधर रहे हैं, क्योंकि ऑल अराउंड ये कभी एक यहाँ से कोई एक टर्न लेता है, कोई इधर से टर्न लेता है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये एक सियासी मजाक है। सियासी मजाक आपस में तो आप कर लो, लेकिन ये मजाक का नजला जो है, ये नजला अवाम पे पड़ रहा है। और ये जावेद ने भी जो बात की है, 4 साल, मेरा नहीं ख्याल है कि 4 साल तक आप रिकवर करेंगे। इट विल टेक अनदर 6 to 7 years बिफोर यू रियली गेट ऑन टू द राइट पाथ। आपने तो अपनी पहली करेंसी को ठीक करना है, आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, आपके इंपोर्ट्स बिल्कुल बंद हो गए हैं। आपके फॉरेन ये जो आपके यहाँ जो यूनिट्स लगे हुए पाकिस्तान के अंदर, ये चीखें मार रहे हैं, और अगर ये चीखें बंद ना हुई, इन्होंने हंगामे की तो बात कर दी है। मैं आपको बता दूं, ये सारे यूनिट्स उठा के यहाँ से बांग्लादेश, ताइवान, सिंगापुर और इधर थाईलैंड ये ले जाएंगे वापस। और और हमारे जो यूनिट्स हैं, ये पहले भी चले गए थे। बहुत बड़ा हमारा एक सेटअप इधर आया था, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सके, वो बेंगलोर लेके चले गए, और उसका बेनिफिक्टर कौन रहा है? इंडिया, क्योंकि हम आपस में करते रहे। तो अब ये वक्त आ गया, भाई बात सुनो, ये मजाक बंद कर दो। आपको डिले किस चीज की है कि जिसको इलेक्शन चाहिए, भाई जो आवाम कहती है वो करो। और ये जो ये बात करते हैं इफ्तिखार साहब कॉन्स्टिट्यूशन की, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। दैट इज अ सुप्रीम लेटर इन स्पिरिट, हम उसकी करते नहीं। वेयर इट सूट्स अस हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वेयर इट डजंट हम पीसीओ लेके आ जाते हैं, एसआरओ लेके आ जाते हैं, और इस तरह हम काम करते हैं। ये हम कब तक करेंगे, मुझे बताओ। ये आप करते आए हो और आज आप इस नतीजे पे पहुंचे हो। क्या आपके पास एक डेडलॉक आ गया हुआ है? हेडलॉक तो पहले ही है, एक थ्रोट लॉक आ गया हुआ है। थ्रोट लॉक तो ये जानते हैं सबसे ज्यादा ये अपना जावेद। द क्वेश्चन इज कि इसको अनलॉक करो मेरे भाई, अनलॉक करो फॉर द सेक ऑफ द नेशन, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। कुछ सैनिटी कहीं दिखा दो। इफ्तिखार साहब ऐड करना चाह रहे हैं?
ये आप कोई अनोखी लॉक की बात तो नहीं कर रहे थे कि वो लॉक शॉक की बात हो वो रही यही थी? कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को नौकी लाख लग चुका अच्छा है, तो यही इसको है, इस वो लॉक से मैं समझ निकालें। गया, वो अनोखी लॉक की बात हो रही है ना, वो मैंने देखा था। आई हैव सीन दैट, ठीक है आई हैव सीन दैट सर। सर, नवीद साहब की राय ले लेते हैं। नवीद साहब, पता नहीं कौन सा लॉक लग गया और इसकी चाबी किसके पास है, लेकिन शेख रशीद ये कहते हैं कि इस्तीफे कबूल तो कर लिए हैं खुद वो हुकूमत ने, मैनचेस्टर में बैठा लेकिन- हुआ है। लेकिन हुकूमत ये इस्तीफे कबूल करने के बाद मुश्किल में पड़ जाएगी, जबकि मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि अगर इन पे इंतखाबात होते हैं तो इन ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम हिस्सा नहीं लेने वाली। शेख रशीद साहब की जितनी भी पेश गोइयाँ हैं आपके सामने, उसका नतीजा आपने देखा कि कोई भी दुरुस्ती साबित नहीं हुई, ना ही गेट नंबर 4 पर दोबारा उनकी एंट्री हो सकी है। उनकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है, 20 साल थी उनके पास, अब वो मैनचेस्टर बैठे हैं। एक बात, मौलाना फजल रहमान ने जो बात की है, इसको हम सियासी वाले से देखेंगे। हुआ अब यूँ है कि जब हुकूमती इत्तेहाद ने ये देखा कि इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करने वाली जो उनको कानून की गिरफ्त में लाएं, बज़ाहिर ये इंप्रेशन Establishment ने क्रिएट क्या हो करना गया। था? एक आदमी हाई ट्रीजन कर रहा है, अच्छा, वो अपने वजीर खजाना को कह रहा है IMF का एग्रीमेंट खत्म कराओ, वो तो गद्दारी कर रहा है इस मुल्क के साथ। अदालतें कहां से फैसले दे रही तो हैं? हुकूमत कंट्रोल, दूसरा हुकूमत मामला, को इस establishment पाकिस्तान के control अंदर कर रही है। तमाम बहरान इदारों ने पैदा किए हैं, एक भी बहरान ऐसा नहीं है। जनरल अयूब के मार्शल का नतीजा 71 में बरामद हुआ ठीक। और उसके बाद मुल्क नहीं संभला। बात यह है कि इदारों ने ही बहरान सारे पैदा किए हैं। जजेस को कह रहे हैं कि खुदा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आप रीडेट कर रहे हैं, ये कभी हुआ कि मुल्क के अंदर? अगर मामलात कानून के मुताबिक चलते, तहरीक अदम एतमाद कानून के मुताबिक आई थी, अगर उसके आगे भी मामलात कानून के मुताबिक चलते तो एक और शेप होती। आपने जीबोगरी फैसले दिए, अब तक दे रहे हैं। ये नैब कवानीन पर जो रिमार्क्स है ना, उस पर क्या डिस्कस हो रहा है? ये हो क्या रहा है मुल्क के कमाल अंदर? है, खुदा की कसम। कल मैंने वो पढ़ा। बाजवा, अब जनरल बाजवा के मतलब कोई राज रह गया अब कि वो 23 नवंबर तक मुकम्मल सपोर्ट कर रहे थे कि ये सिस्टम ना चले। जनरल फैज हमीद क्या कर रहे थे? नवाज शरीफ साहब को जेल में भेज दो, उनकी बेटी को भी डाल दो, जरदारी साहब को मचीरा समेत जेल में डाल दो। पार्लियामेंट क्या कर रही है? मामला सारा सिंपल ही। पार्लियामेंट अब क्या ये कर जो अब वाकया हुआ है, मुझे पहले दफा ऐसे लगा है 9 अप्रैल के बाद कि अब सियासी जमातों ने जवाबी चाल चली है। उन्होंने कहा ये तो इमरान खान को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे उसको हुकूमत में भी नहीं आने देना, उसको डाउन भी नहीं होने देना। किसी चैनल के अंदर जिस तरह से ये गुफ्तगू हो रही है, वो बिला वजह करते जा रहे हैं। ऐसे एंकर जो थानेदार को फेस नहीं कर सकते, वो बैठ के ऐसे ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जैसे मुल्क का पूरा तिया पांचा कर दिया जाए। किसकी बुनियाद पर कर रहे हैं? वो कौन है उनके पीछे? ये सवाल का जवाब दें हमें। नहीं तो पार्लियामेंट क्यों नहीं हालत ये discuss है करती? कि चौधरी वजाहत के टेरर से पूरा जिला डिवीजन गुजरात लरसता है। उसका बेटा एक जगह इफ्तार करने गया, मुस्लिम लीग नून के वर्करों ने घेराव किया, दौड़ लगानी पड़ी। यानी कि अवाम के जज्बात तो जहां तक पहुंचे हुए हैं, बुरी बात है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सियासी जमातें अपने आप को अब इस खौफ से निकालें और इदारों को बताएं कि भाई आपने हदूद में रहें, आपके फैसलों के नतीजों के अंदर यह बहरान पैदा हो रहा है। सरासर इसमें हमने देखा है कि मुल्क का नुकसान हुआ है। पहले वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो कौमी असम्बली में नहीं आना चाहती थी, इसी सिलसिले में सूबाई असम्बलियाँ तहलील की और अब फिर कौमी असम्बली में वापस आने का इंदिया दिया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे इसलिए मंजूर किए गए कि एतमाद के वोट का मामला था, रन ऑफ से बचने के लिए इस्तीफे मंजूर किए गए, और मगर अब हम ये इरादा रखते हैं कि इन तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेंगे। खैर, अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और सनतकारों ने जिस बात पर एहतजाज किया है उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। गवर्नर स्टेट बैंक जब पहुंचे एफपीसीसीआई तो वहां एफपीसीसीआई के प्रेसिडेंट इरफान शेख ने उनके सामने सारी सूरत हाल अयां कर दी। उन्होंने ये बताया कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स स्टेट बैंक की तरफ देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि सप्लाई चेन को खोला जाए, क्योंकि मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर ये हालात ठीक नहीं होते तो मार्च में बहुत शदीद हंगामे हो सकते हैं। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, सूरत हाल ठीक होगी? हालात कहीं बेहतरी की जानिब जा रहे हैं? इसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर दें जी। तो आपके बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट वाले हैं, टेक्सटाइल वाले, उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को तो पता नहीं लेटर लिखा है कि नहीं लिखा, उन्हें यूएस कॉन्सुलेट को भी खत लिखा है। उन्होंने कहा जनाब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मुल्क को $2 अरब दे दें ताकि हम उसके बदले में कुछ मशीनरी और चीज़ें करके अपनी फैक्ट्रियाँ तो चलाएं। हालात इस हद तक पहुँचे हुए हैं। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने भी आपको $1.2 बिलियन जो देने थे वो भी रोक दिए 1 साल के लिए। उन्होंने कहा कि पहले अपने हालात दुरुस्त करें। देखिए, डायलेमा ये है कि आप फैसले नहीं कर रहे, आप गारंटियाँ चाह रहे हैं। असल मसला ये है, इस हुकूमत का प्रॉब्लम पहले दिन से गारंटियों पे चल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी तौर पे इस नहज पर पहुंचा है। आपने जब हुकूमत में आए 2 महीने लिए फैसले करने में,
गारंटियां लेते लेते आपको 2-2.5 महीने गुजर गए, मुल्क का 300 350 अरब लुट गया, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं। जब आपको गारंटी मिली आगे चले। अब भी आप गारंटी पर रुक गए, इसलिए आप IMF की कंडीशंस को बड़े तरीके से चला रहे हैं। वरना आज जो काम आपने नवंबर दिसंबर में करना था, आज आप उसको जनवरी में ले आए, जिसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। आपको ये काम करने पड़ेंगे। जब तक IMF से आप डील नहीं करेंगे, आपकी माशी सूरत हाल ट्रैक पर नहीं आएगी। कोई भी डोनर आपको पैसे नहीं देगा। आपके रिजर्व जिस तरह गिरते जा रहे हैं, 4 अरब पर आ गए, वो और गिरते जाएंगे। आपको ये फैसला करना है, क्योंकि इस वक्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी बेचारा रो रहा है। उसको इंपोर्ट बिल में कोई चीज़ आ नहीं रही, उसके पास सामान आ नहीं रहा, बिजली महंगी से महंगी हो रही है, अभी और महंगी होनी है। मार्कअप रेट, परसों सागडार साहब ने बात की कि 2% बढ़ जाएगा, तो कल जो स्टॉक मार्केट में 1300 पॉइंट गिरे, लोगों के बिलियंस डूब गए। ज़र मुबादला 9 साल की कम तरीन देखो ना, कम तरीन सतह पे आ गए। इससे ज्यादा माशी तौर पे आप किस बदहाली पे मुल्क को ले जाना चाहते हैं? सोचने की बात यही है। हमें फिक्र करनी चाहिए सियासी लोगों को। मैं जो पहले बात कर रहा था कि खुदा का वास्ता ईगो से निकलें, ख्वाहिशात से निकलें, मुल्क और मईशत का सोचें। ये जो लोग रो रहे हैं, पिट रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, इनका सोचें, जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया है, लेकिन ये सूरत हाल चंद एक माह में पैदा नहीं हुई, इसको काफी अरसा लगा है। पीजे सर, आप क्या कहेंगे कि कौन है जो चाहता है कि मुल्क में इस्तेहकाम ना आए? कोई नहीं चाहता, लेकिन हम मजबूर हैं। और मजबूर क्यों हैं? हमारी इनकॉम्पिटेंसी से। दैट इज वेयर द क्वेश्चन लाइज। ये हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इधर, गौहर एजाज, इन्होंने एक लेटर लिखा है वजीर आजम को। अब उस लेटर को जरा इन डेप्थ जाके पढ़े, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है। मुझे उन्होंने कहा, भाई एक्सपोर्ट तुम करोगे, तुम्हें वहां से ज़र मुबादला आएगा, वरना तुम यहां कहां से दोगे? फ्लाइट ऑफ कैपिटल आपकी पहले शुरू हो गई है। आप समझते हैं कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल आप रोक सकते हैं? किसी दुनिया के अंदर नहीं रोक सकते आप। और यहां जो हमें डॉलर चाहिए, वो डॉलर इस वक्त उसका रूट कहां है? लंडी कोतल से अफगानिस्तान में उसका रूट जा रहा है। आपका डॉलर इधर नजर नहीं आ रहा। आपके जो ये 300 मिलियन के ये पड़े आइटम्स कराची पोर्ट पे, एलसीज आपकी खुल नहीं रही हैं, इंपोर्ट्स आपने बंद कर दिए हैं, बिजनेस आप किसी के साथ कर नहीं रहे हैं, तो यू रियली थिंक यू विल सर्वाइव? नो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खोल दो। ये जो रेड टेप लगाई है, इसको खोलो, एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करो, सब्सिडी लगानी है लगाओ, और डॉलर तो आए ना पाकिस्तान के अंदर। भाई ये कहां से डॉलर आएगा? मुझे बता दो। ये को पॉलिटिकल पार्टीज लेके आएंगी? आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, मैं आपको बता दूं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, अभी पिछले हफ्ते मेरी किसी से मुलाकात हुई, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसके कंसर्न है पाकिस्तान। वो कहते हैं जी हम अपनी कंसर्न से यहीं से डॉलर में, पाउंड में खरीद करके पाकिस्तान भेज देंगे, क्योंकि हमने तो चलाना है अपना काम, वरना हम भी डूब जाएंगे। तो द क्वेश्चन इज कि बिफोर इट हैपेंस यू स्टार्ट थिंकिंग, और एंड आई टोटली एग्री विद दिस फॉर्मर चेयरमैन एपमा के एक्सपोर्ट को तरजीह दो भाई। जब तक तुम ये नहीं दोगे, तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में नहीं आएगा। और ये आपका डिलेमा है, जहाँ के आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, हर चीज बंदी हुई है। सबसे बड़ी कंपनियां बंद हो गई हैं। आप जो गाड़ियां चलाते हैं, कल इनके स्पेयर पार्ट नहीं आएंगे, ये गाड़ियां आपकी रोड पे खड़ी हो जाएंगी, क्या करोगे फिर? ठीक है विजय सर, आपका पॉइंट आ गया है। जहां तक बात है गवर्नर स्टेट बैंक की, वो ये कहते हैं कि डॉलर से जो लोग मुनाफा कमा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी? क्योंकि महंगाई और जो मईशत की अबतर सूरत हाल है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पर पड़ रहा है। अभी तक तो इस हुकूमत ने जितने भी इकदाम किए हैं मुआशी हवाले से, उनका नतीजा कोई नहीं आया, और उसकी बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम गया हुआ है। आज गवर्नर स्टेट बैंक ने ये कहा है कि 1 हफ्ते का टाइम उन्होंने दिया है, हम 2 हफ्ते देख लेते हैं कि डॉलर आना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह के आना शुरू हो जाएं। डॉलर कहाँ पर हैं? गौहर एजाज साहब का अपना बयान मौजूद है और दुरुस्त है वो बिल्कुल 100%। उन्होंने कहा पाकिस्तान में बेताशा डॉलर हैं। डॉलर लोगों ने फिर छुपा लिए। यहाँ तो बात पर जो है लोग मुनाफा कमाने के चक्रों में पड़ जाते हैं। तो ये आपको पता है कि इससे पहले खुद बैंक मुलव्वस थे डॉलर के सट्टे में, बैंक खुद मुलव्वस थे। तो एक तो ये इशू आ गया, और इसमें कोई शक नहीं कि IMF की शराइत माने बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। बाकी मालिक उसी वक्त इमदाद करेंगे जब वो आप देखेंगे कि आप अपने इक़्तिसादी ढांचे को दुरुस्त कर रहे हैं। सारे मामला वहाँ रुके हुए हैं, आप पर ट्रस्ट कोई नहीं कर रहा। वो ये सोच रहे हैं कि सेटअप क्या होगा आगे, मामला किस तरह से चलेंगे और किस तरह से आगे चीज़ों को चलना है, और हमने मदद किस तक करनी है। ये सारी सूरत हाल दुनिया मॉनिटर कर रही है। होना तो ये चाहिए कि LCs खुलनी चाहिए हर सूरत। कारोबार क्यों बंद हो?
कारोबार चलेगा तो रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो उसके नतीजे में डॉलर और आएंगे बाहर से। तो इस आगडार का फोकस ये होना चाहिए था कि वो रुपये को गर्दश में लाने के लिए, करेंसी को यानी कि गर्दश में लाने के लिए ऐसे स्टेप लें जिसका कोई ना कोई पॉजिटिव नतीजा सामने आए। हमने देखा है अभी तक ऐसी सूरत हाल सामने नज़र नहीं आ रही। लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक है कि पाकिस्तान बहुत बड़े बहरान में चला जाएगा, बहरान तो यहाँ हमेशा ही रहा। 98 में जब हमने एटमी धमाके किए थे तो उसके बाद यही लग रहा था कि अब शायद हमारा काम खत्म हो जाए, लेकिन देखा उससे भी हम निकल गए। तो मैं तो कर रहा हूँ कि चंद स्टेप और होंगे आने वाले दिनों में, उसके नतीजे में बहरान से हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं, ये बात भी सामने आई है कि अगर हालात पर काबू ना पाया गया तो मार्च में सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, हंगामे किए जाएंगे, सड़कों पर आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, होगा क्या? ये जो हमें मशवरे दे रहे हैं ना, इनसे कहो जो सारे पैसे कमा के जो डॉलर दूसरे मुल्कों में छोड़ आते हैं ना, उन डॉलरों को तो वापस लेके आएँ। और हुकूमत, काश इस मुल्क में कोई हुकूमत, हकीकी हुकूमत कभी आए तो वो देखे कि जो चीज़ बाहर भेजी गई थी उसकी मालियत क्या थी, उसको क्या डिक्लेयर किया गया, कितने डॉलर वहाँ पे रख दिए गए और कितने डॉलर पाकिस्तान में लेके आए। और बैंकों के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी मुकम्मल है। और ये बैंक मैं और तुम नहीं चलाते, गरीब आवाम नहीं चलाती और सियासतदान नहीं चलाते। उन बैंकों के मालकों की सारी प्रॉपर्टियों को ज़ब्त कर लेना चाहिए इन द नेम ऑफ पीपल। और ये जो हमें धमकियां दी जाती हैं कि हम सब कुछ बंद कर देंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ यहीं से कमाया हुआ है। तो जहाँ से कमाया हुआ है वहीं पे उन्हीं गरीबों पर लगाओ, धमकियां मत दो। और ये जो बाहर इतनी प्रॉपर्टी बनी है, उस प्रॉपर्टी की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। वो प्रॉपर्टी नोटों से नहीं बनी, पाकिस्तानी रुपयों से नहीं बनी, वो डॉलरों से और पाउंड से बनी है। सिर्फ आपको सियासतदानों की 5-6 प्रॉपर्टीज दुनिया में नजर आती हैं। यहाँ पे हजार ऐसे लोग हैं जो कभी डिक्लेयर नहीं करते कि डॉलर कितने का माल बेचा और कितने का डॉलर वहां पे रख दिए और कितने के डॉलर यहाँ पे डिक्लेयर किए। तो मैं मुतालबा करता हूं कि एक बहुत सख्त इसमें पॉलिसी अपनाई जाए और ये जो धमकी है, इस धमकी को निपटा जाए और सख्त रियासती जो इकदाम हैं वो किए जाएं। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ज्यादा बंद कर देंगे काम, कर दें बंद। भूखे तो पहले हम मर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। यानी हर आदमी कहता है मुझसे मत सवाल करो कि मैंने जो पैसे बाहर रख दिए हैं उसके बारे में पूछो ही नहीं। ये क्या तरीका हुआ? मुल्क की मईशत और सनत का पहिया तभी चलेगा जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, और यही सूरत हाल है जो हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।